रशिया में भी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए कि एग्रीकल्चर पढ़ने से ऐसा भी हो सकता है। बस कैंपस सिलेक्शन होता था, बाहर से कंपनीज आई और आप इमीडिएट जॉब चाहते हैं। अगर आपको कुछ सच में बहुत अच्छा करना है तो पहले बहुत समय तक आपको स्ट्रगल या उस पाथ पे चलना पड़े। 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका है एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की बात करें। कि अगर मैं यहाँ पे सोइल साइंस से अगर मास्टर्स कर रहा हूँ तो क्या सोइल साइंस के प्रोफेसर्स को ही मैं अप्रोच कर सकता हूँ या अदर डिसिप्लिन के प्रोफेसर्स को भी हम अप्रोच कर सकते हैं? वर्क इंटरेस्टिंग लगता है जिस भी प्रोफेसर का, उसको आप अप्लाई कर। 2-3 तरीके हैं जिससे बहुत आसानी से आप रशिया में पीएचडी में, मास्टर्स में, बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। आज के समय में अगर हम बात करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में बहुत से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि फॉरेन में अपने मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहते हैं। तो उसी में हेल्प करने के लिए, उसी में मदद करने के लिए ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो ये बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विष्णु राजपूत सर हमारे साथ है जो कि अभी प्रिंसिपल साइंटिस्ट है और हेड भी है बायोटेक्नोलॉजी लैब के रशिया में, साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में। तो सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में हम सर से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर का ऑलरेडी जो पीएचडी है वो चाइना से है, उसके अलावा भी सर का बहुत रिसर्च में एक्सपीरियंस है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम सर से समझेंगे कि कैसे आप फॉरेन में जाकर विद फेलोशिप आप अपनी पीएचडी कर सकते हो या मास्टर्स कर सकते हो। तो सर स्वागत है आपका IRI वाला पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सौभाग्य है कि IRI वाला जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ हमें बातचीत करने का अवसर मिला। तो सर स्टार्टिंग करते हैं। एक छोटे से एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी करने के बाद में कोई सपना देखता है कि मुझे रिसर्च में बहुत कुछ करना है और उसके बाद में आप अपनी मास्टर्स करते हो CSA कानपुर से, फिर उसके बाद में आप पीएचडी के लिए आप चाइना फिर जाते हो, फिर आप रशिया में जाकर एज ए साइंटिस्ट आप ज्वाइन करते हो। तो सर मैं जर्नी जानना चाहूँगा, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे आपके कि आपने मतलब इतनी प्रोग्रेस की और कैसी रही वो जर्नी? हालांकि वैसे तो लगभग अब ये इस कंडीशन को जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं 25 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना BSc एग्रीकल्चर 2004 में पास किया था। यानी कि उसके पहले हमने ये डिसाइड किया है 2000 सन में कि हमें BSc एग्रीकल्चर करनी चाहिए। तो 25 साल में बहुत कुछ बदल चुका है एग्रीकल्चर में, अगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की बात करें। अभी उस टाइम पे तो 25 और 30 साल पहले की जो सिचुएशन थी, मुझे लग रहा कि 90 से 95% जो छात्र होते थे कृषि के, वो गांव देहात से ही संबंध रखते थे, वहीं से आते थे। ये क्रेज था उन्हीं सब लोगों में कि वहीं पे ही एग्रीकल्चर के बच्चे ज़्यादातर वहीं से। हमारे देश में बहुत सारी उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ थी जो चूँकि हम ICR में अभी बैठे हैं, इसी के अफिलिएशन में वो सारी यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी। तो मुझे शायद ये सब आइडिया नहीं था कि हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे एग्रीकल्चर में और क्या इसका स्कोप है। तो मैं कहूँ तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। फिर मैंने एक इंस्पिरेशन था, एक सोर्स था कि हमारे ताऊ जी एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। उन्होंने BSc एग्रीकल्चर किया था 1963 में। तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है ये ब्रांच जो है काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो मैंने BSc एग्रीकल्चर के लिए कुछ एप्लीकेशंस अप्लाई किए। इवन मैं ये कहूँगा कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ICR में एक कंबाइंड इंट्रेंस होता है, उसमें हम अप्लाई करें तो हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है या BSc एग्रीकल्चर हम बाहर से भी कर सकते हैं। ये सब आइडिया हमें नहीं था। तो हमने बस एक जैसे कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो हमारे यहाँ पे जहाँ मैं कन्नौज में मैंने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन किया, तो वहाँ जितनी जानकारी हमारे जो क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला CSA अप्लाई करिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय जो कानपुर में है, या जो दूसरा एक यूनिवर्सिटी है छत्रपति साहू जी, उस टाइम पे कानपुर यूनिवर्सिटी उसका नाम होता था। तो उसके अंडर में कुछ कॉलेजेस थे जो BSc एग्रीकल्चर करवाते थे। आगरा यूनिवर्सिटी में जैसे बिचपुरी का जो कॉलेज है, RVS कॉलेज है,
तो ये कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के, लेकिन काफ़ी पुराने कॉलेज थे, उनमें अच्छी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी। तो हमने 2 ही जगह अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली सीएसए में मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया। वो चूँकि जो ये हमने दूसरे कॉलेज में अप्लाई किया था, वो उसका रिजल्ट्स पहले आ गया और मैं वहाँ पे एडमिशन ले लिया मैंने और फीस भी भर दी। तो अब बाद में जब सीएसए की उन्होंने अपनी जो मेरिट लिस्ट निकाली तो उसमें भी नाम था, पर अब मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं वहाँ से छोड़ के फिर वहाँ पे अप्लाई करूँ। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी है, कहीं से भी होनी चाहिए, बेहतर आप खुद करें। सेमेस्टर सिस्टम उसी समय शुरुआत हुई थी इन सब कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े पहले से चल रहा था। चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा पता ना हो और आप उस कोर्स में भी आ जाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो आप सोच ही नहीं सकते थे कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू करूंगा या आप इतने इंटरेस्टेड होंगे कि आप हमसे बात करें। या रशिया में भी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, आई थिंक हर महीने ही कोई ना कोई उनके नेशनल टीवी पे इंटरव्यू। तो ये सब उस टाइम पे मतलब दूर दूर तक भी नहीं था कि एग्रीकल्चर पढ़ने से ऐसा भी हो सकता है या यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर हमने एक डिग्री कॉलेज से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। फिर मैं सीएसए से मैंने मास्टर्स किया। तो इवन मास्टर्स तक भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि आगे इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस कैंपस सिलेक्शन होता था कि बाहर से कंपनीज आई और आप इमीडिएट जॉब चाहते हैं तो आप सेलेक्ट हो गए। यही हमारे साथ भी हुआ। हमारे साथ उस टाइम पे एसबीआई की एमआरओ करके एक पोजीशंस आई। एसबीआई पूरे बंच के बंच स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज से वो लोग रिक्रूट कर रहे थे, यानी कि 100 हैं तो उन्होंने बोला 100 भी दे दो। हमारे बैच से सबका हुआ, हमारा भी हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अभी उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ सच में बहुत अच्छा करना है तो पहले बहुत समय तक आपको स्ट्रगल या उस पाथ पे चलना पड़ेगा। वो शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन है वो एक अलग ऑप्शन। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो उस तरीके की जो शॉर्टकट्स हैं वो अपने लेते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा था तो उसी टाइम पे मैंने भारतीय दलहन अनुसंधान में मैंने ट्रेनिंग की, रिसर्च की। मुझे लगा ये एरिया में मुझे जाना चाहिए, जो कि मेरा एक ड्रीम बन गया। लेकिन अगर आप सोचें कि हाई स्कूल में मैं क्या बनना चाहता था, वो तो बहुत पीछे रह गया, ना ही पता है कि क्या बनना चाह रहा था। तो यानी कि जब मैं जागा उसी टाइम मुझे लगा कि अब सवेरा है। तो उस टाइम पे ये मुझे पता चल गया था कि हाँ, रिसर्च में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसलिए नहीं कि एक प्रेस्टीज है, इसलिए कि आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर को बदल सकते हैं। जैसे हमारे पिताजी भी एग्री फार्मर थे, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है। हमने देखा कि एक फार्मर कैसे खेती करता है और हम और खेती को कैसे इनोवेटिव कर सकते हैं। पिछले 25 सालों में ऐसा बहुत कुछ हुआ भी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पीएचडी अब कंटिन्यू करता हूं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पीएचडी थोड़ी सी लॉन्ग ड्यूरेशन डिग्री है। तो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। अब फिर बात आती है, बहुत सारे एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं, जैसे आईसीआर देता है, स्कॉलरशिप देता है, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं। बहुत बार सभी को ऑप्शंस नहीं मिल पाते। जो लोग बहुत बेहतर हैं वो चले जाते हैं। लेकिन फिर अगेन यहाँ पे बेहतर जो वर्ड मैंने यूज किया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो क्वालिफाई कर गए। देखिए, जो ये एजुकेशन है, आई मीन आपने बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ा तो आप एग्जाम में पास हो गए, लेकिन इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आप ही साइंटिस्ट बन पाएंगे या आप ही आगे जाके फ्यूचर में सब कुछ सक्सेस होंगे। तो यानी कि जो लोग नहीं हो पाए उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन वो ये ना सोचें कि वो यहाँ पे एडमिशन में सक्सेस नहीं हुए तो वो अब एग्रीकल्चर में वो जो पाइनियर इंस्टीट्यूट्स हैं या टॉप साइंटिस्ट हैं उनमें नहीं आ सकते। तो ऐसा एग्जाम्पल आई मीन आप हमारे साथ देख सकते हैं। तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। थोड़े दिन मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद मैं सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया। तो इन सब जर्नी में मुझे ये जरूर पता होता रहा कि कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें विद इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो आउटसाइड के लिए अब अगर मेरी बात करें तो मैं बहुत कुछ, मुझे भी बहुत सारी अच्छी ईमेल लिखना, अच्छी तरीके से अप्रोच करना या सीवी, ये सब नहीं आता था।
ये मैंने प्रयास किया कि पहले एक साइंटिस्ट को लिखा, फिर मुझे लगा कि रिस्पांस क्यों नहीं आया, हो सकता बेहतर तरीके से ना इम्प्रेसिव जो राइटिंग है वो बहुत मायने रखती है। तो स्लोली इस केस में हम और आगे बढ़ते गए कि हर बार इम्प्रूव करते गए। अपने जो कवर लेटर है, अपनी ईमेल्स हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जा के उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल को मैं ट्रैक करके उनको ईमेल करता था। यानी कि जैसा मैं बताऊं, दो तरीके हैं अभी जो करंट सिचुएशन में स्कॉलरशिप पाने के। जी सर। एक तो हर कंट्री की अपनी एक नेशनल स्कॉलरशिप है। जी सर। लाइक हमारे इंडिया की अगर बात करें, जैसे आईसीआर की है ना, पीएचडी के लिए भी है, एमएससी के लिए भी है। उसी तरीके से हर देश में कई सारी ऐसी रिन्यूड स्कॉलरशिप हैं जो कृषि के छात्रों के लिए मिलती हैं। अब वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। वो स्कॉलरशिप अगर आप कंट्री वाइज भी सर्च करेंगे कि भाई रशिया में कौन सी स्कॉलरशिप चलती है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, आप सिंपल ऐसा भी सर्च करेंगे जो मैंने बोला तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप जापान की बात करें तो जापान में अगर आप डालेंगे कि टॉप स्कॉलरशिप फॉर एग्रीकल्चर या एनी स्टूडेंट, क्योंकि बाहर ये बैरियर नहीं है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो आप बायोलॉजी में भी जाके पीएचडी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हैं। अगर आप सॉइल के हैं तो उससे अलाइड आपका स्पेशलाइजेशन मैच करना चाहिए। डिग्री का मैच करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे बीएससी एजी, एमएससी एजी, पीएचडी एजी, ऐसा सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मतलब काफ़ी इजी टास्क है। मुझे लग रहा है आज की डेट में सभी के पास इंटरनेट है, तो ये बहुत आसान है। आप हर कंट्री, जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे गाँव से होते हैं तो लैंग्वेज का इशू आता है। इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं होती है, कई बार जैसे बैचलर करते या मास्टर कर लिए फिर भी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश का जो स्पेशल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ में ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यूके जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या साउथ अफ्रीका, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, है ना, गल्फ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे आजकल बहुत बेहतर है। देखिए एग्रीकल्चर सभी जगह होता है और हर कंट्री का अपना एक रिसर्च है, वहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशंस, वो सब भी एग्रीकल्चर में ही आता है कि जानना है। तो इन कंट्रीज़ में जो लैंग्वेज के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक, जैसे आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही सिंपली इन प्रोग्राम्स में अपने अकाउंट बनाना है, स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको इंटरव्यू के लिए भी विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आजकल ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाता है। तो ये एक तरीका है जो बड़ा आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया जो तरीके जो आपने बताए। तो इसमें सर सबसे बड़ा जो इशू आता है वो कि प्रोफेसर को कैसे सर्च करें, मतलब क्योंकि ये क्या डिवीज़न टू डिवीज़न मैटर करता है कि अगर मैं यहाँ पे सॉइल साइंस से अगर मास्टर्स कर रहा हूँ तो क्या सॉइल साइंस के प्रोफेसर्स को ही मैं अप्रोच कर सकता हूँ या अदर डिसिप्लिन के प्रोफेसर्स को भी हम अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर का एक स्ट्रक्चर देखें तो एग्रीकल्चर में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है साइंस और दूसरा है प्रैक्टिस, है ना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, यानी कि अगर आप एग्रोनॉमी की बात करें तो प्रैक्टिसेस हैं कि वो ये संक्रियाएं हैं, आप हिंदी में भी यही कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो साइंस है। अब माइक्रोबायोलॉजी चाहे वो एग्रीकल्चरल माइक्रोब्स वाला साइंटिस्ट हो या किसी दूसरे माइक्रोब से काम कर रहा हो, जो प्रोसीजर है वो सेम है, वही उसी तरीके से प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट या अनदर जो बायोटेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट है, अप्रोचेज ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सॉइल साइंटिस्ट को ढूंढें, क्योंकि जो बाहर के देशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज स्पेशलाइज्ड नहीं है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ाती हूँ। वो जनरल में भी जनरल यूनिवर्सिटीज हैं पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे मान लीजिए आप अगर सॉइल के स्टूडेंट्स हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी आप रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी सॉइल के अंदर ही बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, है ना। अब सॉइल के अंदर प्लांट कैसे ग्रो होता है, कैसे न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, तो आप प्लांट साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं, पर कोर एरिया आपका सॉइल ही रहेगा। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन में आप
बिल्कुल भी ना उलझें, जिसका वर्क इंटरेस्टिंग लगता है जिस भी प्रोफेसर का, उसको आप अप्लाई करिए। अब मेन चीज ये है कि आप ढूंढेंगे कैसे, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, तो आप उन रिसर्च पेपर में उस साइंटिस्ट को देखिए। अब चूंकि बहुत सारे नाम होते हैं, 5, 6, 7 नाम होते हैं, कौन मेन साइंटिस्ट है वो भी ढूंढना थोड़ा जरूरी है। तो आप और डिटेल में जा सकते हैं गूगल पे, हो सकता है ग्रुप लीडर हो, ताकि अगर आप हिट करें तो करेक्ट प्लेस पे आप हिट कर पाए। अदरवाइज आप मान लीजिए उसमें 5 लोग हैं, आप 4 को अप्रोच किए, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, हो सकता है उनके पास एबिलिटी या पॉसिबिलिटी ना हो, तो मेन जो जिसके पास पॉसिबिलिटी है आप उसको मिस कर जाएं। तो प्रयास ऐसा करिए कि थोड़ा प्लान के साथ रिसर्च पेपर ढूंढिए, इंटरनेशनली ढूंढिए, उनमें से ईमेल्स ढूंढिए, किस प्रोफेसर को अप्लाई करना है। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए, जो आप मैसेज डाल रहे हैं इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत कंसाइज छोटा मैसेज, तो ताकि वो पढ़े, क्योंकि साइंटिस्ट काफ़ी बिजी होता है, उसके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंक्लूडिंग मी। हमें बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े ईमेल्स भी पढ़ पाना मुश्किल होता है, समझ ही नहीं आता कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए, उसके जो हेडिंग्स हैं आपकी ईमेल्स की बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। 1 वीक, 2 वीक्स या 15 डेज के बाद आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, पर बार बार रिमाइंड भी मत करिए, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी ना हो तो आपको वो रिप्लाई ना करना चाहते हो। तो सर मतलब जैसे अगर रिप्लाई नहीं आता है तो हम ये समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहाँ पे, हमें दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कई बार ये होता है कि आपने रिप्लाई किया, ईमेल किया या अप्लाई किया, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला। अब प्रोफेसर हो सकता है कई बार वो मीटिंग में उस टाइम पे वो स्किप कर गया ईमेल, तो आप थोड़े दिन बाद उसको रिमाइंडर भी डाल सकते हैं, 2 रिमाइंडर डाल सकते हैं, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। लेकिन ट्राई आप बहुत सारी जगह करिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक ही क्योंकि आपका जो एकेडमिक ईयर है वो मायने रखता है, अगर आप डिले हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए कंटिन्यू आप दोनों तरीके से, जैसे मैंने बताया कि एक तो आप जो उनकी फेमस स्कॉलरशिप हैं उनमें जरूर अप्लाई करिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास पब्लिकेशंस नहीं है, या जो भी उनके स्लॉट्स हैं, जो कॉलम्स हैं, जैसे हम यहाँ प्रमोशंस के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, इसमें ये चाहिए, इस कॉलम में ये हमें कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर वो कंपोनेंट्स नहीं भी हैं, लेकिन आप तब भी अप्लाई करिए। कई बार पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उतने एप्लीकेंट्स नहीं मिलते, तो इस केस में पॉसिबल। कई बार रिसर्च साइंटिस्ट या उस स्कॉलरशिप में कि बोलते हैं भाई रिसर्च जो आप क्या करना चाहते हैं, रिसर्च प्लान लगाइए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि 2 पेज 3 पेज का आपको रिसर्च प्लान लगाना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अप्लाई नहीं करते। आप रिसर्च बनाइए, जरूरी नहीं कि आपने कितना इनोवेटिव रिसर्च प्लान बनाया है, नॉर्मल सा प्लान आप बनाइए जो आप अपने यहाँ आसपास देख रहे हैं या आपके जो साइंटिस्ट कर रहे हैं उस तरीके का, और आप अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि आपके रिसर्च प्लान पे वो रिसर्च नहीं करने वाले हैं, हो सकता है बहुत बेहतर लगे क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे। दिस इज द प्रोसीजर ओनली, तो प्रोसीजर में सारे कंपोनेंट्स कोशिश हो कि वो फिल हो। एक्चुअली सर हो सकता है यहाँ पे मतलब वो जज करना चाहिए आपको कि आप रिसर्च प्लान कितना इफेक्टिवली बना सकते हो, ताकि क्या आप हमारे साथ मतलब काम कर पाएंगे या नहीं, अलाइन हो पाएंगे या नहीं, तो ये भी एक हो सकता है वो चीज चेक करने के लिए। बिल्कुल, ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। जैसे कि मैं अभी पिछली बार जो रशिया का ओपन डोर प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने जिक्र भी पहले किया था, इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे लगभग 167 पीएचडी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन दिया, जिसमें मुझे पोटेंशियल सुपरवाइजर किया। अब इन लोगों को आप थिन आउट कैसे करेंगे? तो जो सारे कंपोनेंट्स हैं जो ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशंस में उन लोगों ने भरे, तो उसी हिसाब से आप उनको जज कर रहे हैं। एक तो ये जरूरी नहीं कि प्लान कितना इफेक्टिव है, कितना नोवेल है, जरूरी ये है कि आपने एग्जीक्यूट कैसे किया है, आपको रिसर्च जिस भी एरिया में है उसके बारे में पता है या नहीं है। तो वहां पे जब आप प्लान बनाएं तो प्लान रिसर्च, चाहे आप नॉर्मल रिसर्च हो या बहुत एडवांस लेवल की रिसर्च की बात कर रहे हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारे जो प्लान के कंपोनेंट्स हैं क्लियर होने चाहिए, तो उसी बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि सीवी में आप या पब्लिकेशन का क्राइटेरिया हो सकता है, आप कैसे इवेल्युएट करेंगे? आप अपने आप से सोचिए कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, 10 लोगों ने और किया, तो हमारा पॉजिटिव कहाँ होगा, और वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको कैसे और चीज़ों में कवर कर सकते हैं। मान लीजिए पब्लिकेशंस नहीं है, तो हो सकता है चैप्टर्स हो, तो आप उनको हाईलाइट करिए।
अगर आपके पास बढ़िया प्लान नहीं है तो कम से कम लिखा अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज वाइज या क्लियर हो सारी चीजें। इसके अलावा सर, जैसे एक्सेप्ट होने के बाद में भी आप जैसे इवेलुएट करते हो, आपने कुछ मेल जो है उनको मतलब प्रायोरिटाइज कर लिया कि ठीक है, मतलब इनको सेलेक्ट करना है इनमें से, फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? इंटरव्यू कितने राउंड होते हैं मतलब, और उसमें क्या मतलब एज ए आप क्या देखते हो? मतलब अगर स्टूडेंट को आप अपने अंडर में सेलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या चीज देखोगे मतलब? देखिए, बाहर आप वहां से ऑनलाइन इंटरव्यू लेना या ईमेल के थ्रू आप बहुत कुछ जज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरव्यू भी जो होता है, जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, लगभग 200-300 मैंने इंटरव्यू इंडिया से ही लिए जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए थे। बहुत बार ये होता है कि कम्युनिकेशन भी हम चेक कर लेते हैं कि भाई बच्चा बोल पा रहा है। अब यहाँ पे बात लैंग्वेज की फिर से नहीं आती, क्योंकि अगर आप रशिया में करें तो हम उसको रशियन आगे सिखाएंगे। यहाँ पे बात ये आती है कि वो अपनी चीज़ों में क्लियर कितना है। जैसे मान लीजिए वो बायोचार की बात कर रहा है, तो बायोचार में उसे कुछ बेसिक्स पता है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है ना, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। प्रयास भी यही रहता है। अब कई बार हम पूछ लेते हैं कि साइंस में आप क्यों आना चाहते हैं, या हमारा ग्रुप ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ऐसा आंसर होता है कि सर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम गरीब कंट्री हैं, या हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। तो इस तरीके के आंसर्स एज ए प्रोफेशनल आपको नहीं बोलने चाहिए। आप करियर एडवांसमेंट करना चाहते हैं, आप उस लैब में जाना चाहते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, जान लीजिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो आप उन पॉइंट्स को बता सकते हैं कि भाई आपकी लैब में बहुत इनोवेटिव वर्क हो रहा है। आप अपनी कमियों को बताने के बजाय उनकी जो प्लस पॉइंट है, जो आपको बेहतर लग रहे हैं, वो वहां पे बताइए। तो आई मीन ये जनरल मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली बच्चों को क्या बोलना चाहिए और जो इंटरव्यू ले रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ अगेन कि आपने कहाँ से पढ़ाई की ये मायने रखता ही नहीं है। एट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनको इवन IRI का नाम नहीं मालूम है। अगर किसी ने चंद्रशेखर आजाद से भी एप्लीकेशन डाल दी है तो थोड़ा वो देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कितनी पुरानी है, तो प्रयास करते हैं लेने का। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इंडिया में अभी नई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से भी बच्चे जा रहे हैं बाहर, बस एफर्ट्स की जरूरत है। तो ये आप भूल जाइए कि आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कितना आपका OGPA है, कितना आपने आई मीन मेडल्स और ये सब किए, इनका क्राइटेरिया वहाँ पे 0 है। यहाँ पे है रशिया, अपने इंडिया में आई मीन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो यही क्राइटेरिया। लेकिन बाहर जब वो लोग आपको सेलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि परसेंटाइल क्या है, ग्रेड क्या है, सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन मेन जो क्राइटेरिया होता है, एक तो ये भी हम चेक करते हैं कि क्या ये इंटरनेशनल ग्रुप में रह सकेगा। जी सर। वो एक जानने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल और जो आपने लिखा है उसके बारे में, वहां से भी ये सारी चीजें आती हैं। तो जो भी स्लॉट्स हैं वो फुल्ली आई मीन कंप्लीट होने चाहिए। वहां पे आप खाना पूर्ति, जैसे इन जनरल अगर हम बात करें, आई डोंट नो कि बहुत बड़ी हमारी टॉक तो नहीं हो रही है ना, जैसे इन जनरल अगर हम बात करें, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका कोई रिसर्च पेपर वापस आता है कमेंट के साथ। मान लीजिए मैं रिव्यूअर हूँ, मैंने कमेंट्स किए, बहुत सारे कमेंट्स किए। जैसे कमेटी में भी जब एग्जाम होता है, PhD का, मास्टर्स का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग उस पर क्वेरीज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब किसी ने क्वेश्चंस बहुत बड़ा कर दिया है ना, बहुत मेहनत की और उसने वो क्वेश्चन ढूंढा आपके रिसर्च वर्क में, और आप अगर उसको एक वर्ड में बोल दें, यस या नो, या आई डोंट नो, या आई डिडंट डू, है ना, मैं इस तरीके का वर्क नहीं कर रहा हूँ, या मेरे वर्क से बाहर, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है ना। अगर किसी ने आपको उसी तरीके से यहाँ पे है, इंटरव्यू में भी अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना अच्छा है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात कर रहा है तो जो भी आपको पता है आप उसमें उसको आंसर दे सकते हैं। जी सर। सर अगर हम अभी बात करते हैं, मतलब आप रसिया में हो, तो रसिया की हम बात करते हैं, तो सर रसिया में अभी कैसे कोई अगर वहाँ से अपनी मास्टर्स या PhD करना चाहता है
तो मतलब उनको क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से और किस फील्ड में ज़्यादा अभी रिसर्च हो रहा है, ताकि वो स्टूडेंट अप्लाई करे तो क्या उसका इंटरेस्ट अलाइन करता है तो वो मतलब कर सकते हैं सब। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं रशिया में हूँ और मैं रशिया को बहुत प्रमोट भी कर रहा हूँ इंडिया में। आई थिंक बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए भी हैं। हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि हम या तो यूएसए से पीएचडी करें, यूके से करें, है ना, ये टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी टाइम पे इतने प्रेस्टिजियस हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो रशिया इंडिया के लिए या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेस बनता जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अभी कन्फ्लिक्ट है, वॉर है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो इन सब चीज़ों या इस तरीके की जो र्यूमर या न्यूज़ है उस पर ध्यान नहीं उनको देना चाहिए। अब फिर मेन बात आती है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है रशिया में। देखिए, रशिया की या जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया से बहुत अलग है। जो एग्रीकल्चर लैंड है या फार्मिंग सिस्टम है या फार्मर्स हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में सीखने को वहाँ बहुत सारा है। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि जो फार्मर है उसके पास 4,000-5,000 हेक्टेयर लैंड है। वो 0.5 हेक्टेयर लैंड वाला किसान नहीं है, तो वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करता है। मशीनरी सारी यूज करके, रोबोटिक जो एग्रीकल्चर है या सेंसर बेस्ड एग्रीकल्चर है, ऑटोमेशंस यूज करता है। तो ये तो फार्मर्स की बात हो गई। अब इसी तरीके से लैब में भी इनोवेशंस हैं। अगर सॉइल साइंस की बात करें तो रशिया को हम सॉइल साइंस में इवन मेन हब मानते हैं। वहीं से इसकी एजुकेशन सबसे पहले क्लासिफिकेशन ये सब शुरू हुआ। तो 2-3 तरीके हैं जिससे बहुत आसानी से आप रशिया में पीएचडी में, मास्टर्स में, बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। पहला तरीका यही है कि एक जो उनका प्रोग्राम है, ओपन डोर प्रोग्राम। सिर्फ ओपन डोर रशिया करके आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। हर साल सितंबर में ये प्रोग्राम ओपन होता है। अब देखिए, अगर आप इस साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 1 साल पहले से प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज आपके गैप आ जाएगा। क्योंकि जो स्कॉलरशिप प्रोसीजर है ये थोड़ी सी लंबी है। सितंबर में आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, उसके बाद में जनवरी फरवरी में जाके आपका इंटरव्यू होगा, फिर थोड़े दिन बाद मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि पूरा एक सेशन चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप सितंबर में ही जाके नए सेशन में एडमिशन ले पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जुलाई में सेशन शुरू होता है, रशिया में सितंबर में शुरू होता है। तो ये आप मान के चलें तो इस तरीके ऐसा प्लान करिए कि आपका जो मास्टर्स और पीएचडी के एडमिशन के बीच में गैप ना आए। आप पहले से प्लानिंग इसकी रखिए। तो एक तो यही ओपन डोर में आप, इसमें कुछ भी नहीं है, पहले राउंड में आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है। आप जब भी इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको अकाउंट बनाने की बात करेगा, जैसे सोशल मीडिया पे करते हैं। इसी तरीके से इसमें आप अकाउंट बना लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपके पेज खुलते जाएंगे। जैसे पहला पेज आया तो उसने बोला कि आप अपने बारे में लिखिए, नाम और ये सब। फिर अपलोड में आपका पासपोर्ट हो गया। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप उस टाइम पे वो ऑप्शनल रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं तो उनके पास हो सकता है उन्होंने प्लानिंग ना की हो बाहर जाने की, तो पासपोर्ट नहीं है। लेकिन चूंकि प्रोसीजर 1 ईयर की है, ऑलमोस्ट वीजा मिलते मिलते आपको 1 साल लग जाएगा, तो बिटवीन दिस आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो बाकी वही डॉक्यूमेंट्स कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। कहीं आप कोई ट्रेनिंग किए हैं कुछ दिनों की, 15 डेज की, 1 मंथ की, उसका यानी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन एज ए सर्टिफिकेट फॉर्म में है वो सारे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे तैयारी अगर आप बाहर जाने की करते हैं तो मास्टर्स में ही आप कोशिश करिए कि चैप्टर्स लिखें, पॉपुलर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में पॉपुलर आर्टिकल्स। चूंकि अब अभी आपके पास वो मटेरियल नहीं है कि आप रिसर्च या रिव्यू पेपर लिखें, तो चैप्टर्स लिख सकते हैं, छोटे बुक्स में लिख सकते हैं, इंडिया की ही बुक्स में लिख सकते हैं। तो ये सब आपका एक बैलेंस बनता चला जाता है जो इवैल्यूएशन कमेटी के लिए आसान होता है। अब इसी ओपन डोर प्रोग्राम में अगर फर्स्ट राउंड आप क्लियर हो जाते हैं तो सेकंड में आपको 5 मिनट का वीडियो अपलोड करना है, जिसमें आपको बताना है अपने बारे में, जो आपने अपलोड किया वही
बहुत सारे लोग उसमें बनाने में भी बड़ी, जैसे लास्ट ईयर का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी ने ऐसे मोबाइल से बना दिया है ना, कोई उसका फेस यहाँ तक आ रहा है, तो बहुत सारे आई मीन ये भी परफेक्ट होना चाहिए। आप उसको मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं पर दिखना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो हाँ मतलब मैटर करता है। हाँ बिल्कुल, आप सामने वाला आपको उस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। देन सर नेक्स्ट प्रोसेस। दूसरा प्रोसीजर ये है कि जैसे डायरेक्ट आप प्रोफेसर को अप्लाई कर सकते हैं। रशिया में कुछ प्रॉब्लम जरूर हैं, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती, तो रिस्पांस नहीं मिलता, तो आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को अप्लाई करिए, कि जो सिर्फ इसीलिए रखे जाते हैं कि बाहर से जो भी एप्लीकेशंस आएंगे। और रशिया जाने के लिए जैसे एक ट्रेंड और रिसेंटली चला कि बहुत सारे एजेंट्स हैं इंडिया में जो कि 5 लाख 10 लाख रुपए लेके आपको रशिया में एजुकेशन के लिए भेज, जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां अप्लाई करिए। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है, जो इंडिया में रशिया की एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे जो दिल्ली में एम्बेसी है उसमें फोन कर सकते हैं कि मुझे रशिया में पढ़ना है, मुझे क्या करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। या जो प्रोफेसर है उसको आप कम्युनिकेट करिए। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं कि आपने अपना ईमेल या मैसेज जो भी क्वेरी आप डालना चाहते हैं इंग्लिश में लिखा, आप ट्रांसलेट करके रशियन में उस प्रोफेसर को भेजिए, तो चूंकि वो आपका मटेरियल कॉपी करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, समझेगा, इससे बढ़िया आप ही उसको इजी बना दीजिए, है ना। ये एक रास्ता हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी लगेगा हो सकता है आपको रशियन आती हो, तो कम्युनिकेशन आपका बेहतर होगा। बाद में आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया था, हमें नहीं आता, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। जैसे बहुत सारी जगह हम भी यही कर रहे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन है, ऑडियंस जितने भी साइंटिस्ट हैं बहुत सारे को रशियन नहीं आती, आई मीन इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनको जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड्स में इंग्लिश के बजाय रशियन में रखता हूँ। क्योंकि हमें तो मालूम ही है क्या बोलना है, तो बोलता इंग्लिश में हूँ लेकिन स्लाइड्स रशियन में रहती हैं, तो ताकि दोनों को आई मीन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। बहुत चीज़ें मतलब जो है वो जानने को मिली, और सबसे जो एक होता है ना कि अनएक्सप्लोर्ड, और मे बी रशिया इज़ अनएक्सप्लोर्ड इन एग्रीकल्चर एजुकेशन, और हो सकता है कि इंडिया के ग्रेजुएट्स के लिए वो एक ये वीडियो एक हेल्पफुल रहे, कहीं ना कहीं उनको पहली बार पता लग रहा है बहुत स्टूडेंट्स को कि हम रशिया में भी जाके, क्योंकि सर रशिया इज ऑलरेडी फेमस इन एमबीबीएस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया से जाते हैं, लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज है, तो जाना चाहिए, और फेलोशिप अगर मिल रही है तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और इसी में ऐड करना चाहूंगा, जैसे एमबीबीएस की बात करी तो हर यूनिवर्सिटी में लगभग 500 से 700 एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें एग्रीकल्चर में या बेसिक कोर्सेज में, बीटेक है ना, इंजीनियरिंग के या जो कोर्सेज हैं या मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, इसमें बच्चे नहीं जा रहे, जबकि पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। एमबीबीएस में इस तरीके की कोई स्कॉलरशिप रशिया की तरफ से नहीं दी जा रही, लेकिन इन कोर्सेज में स्कॉलरशिप्स हैं, मोर देन 1000 स्कॉलरशिप है इंडिया के लिए। अब इतने बच्चे तो बहुत सारे हो गए, तो इसमें एक तो एजुकेशन फ्री है। जब अगर आपको ये स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपको 3 साल या 4 साल जब तक आपका कोर्स है आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी है। जो हॉस्टल्स हैं, अगेन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कंसेप्ट अलग है। जैसे हमारे यहाँ बॉयज़ हॉस्टल इधर हो गया है ना, एक चारों तरफ से बिल्डिंग बना दी, एक रूम दे दिया, उसमें 2 बच्चे हो गए। रशिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट सिस्टम है। तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें अपार्टमेंट्स हैं, लाइक 60 मीटर स्क्वायर है ना, 100 मीटर स्क्वायर का अपार्टमेंट है, किचन है, उसमें 2 रूम हो सकते हैं, 1 रूम का अपार्टमेंट भी हो सकता है। तो 1 रूम में 2 स्टूडेंट रखते हैं, किचन है, बाथरूम है, यानी कि आप कुक कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर उनकी मेस भी होती है हर यूनिवर्सिटी की। अब चूंकि फूड अलग हो सकता है, रशियन ज़्यादातर नॉन वेज खाते हैं, तो जो लोग वेज हैं उनके लिए अपने घर में वो कुक करें, सारी अवेलेबिलिटी है। जो एक्सपेंसेस हैं इंडिया से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जो मटेरियल जितने में आपको मिल्क या जो भी डेली यूज़ के आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट द सेम है, हो सकता 5 to 10% वेरी करें, लेकिन जो मंथली एक्सपेंसेस आपके इंडिया में आएंगे कहीं भी बड़ी सिटी में रहने पे उतना ही उधर आएगा। और इसमें भी यूनिवर्सिटी आपको सब्सिडाइज
ये जो अपार्टमेंट है वो देता है, नियरली 2 to 3,000 आपको इलेक्ट्रिसिटी वाटर इन सब का पे करना होगा। जी सर। सर थैंक यू सो मच एक बार फिर से। और एक और चीज़ हम रिक्वेस्ट सर आपसे भी करेंगे, और मे भी अगर हमारे व्यूवर्स आएंगे अगर, तो हम कभी सर से रिक्वेस्ट करके एक बड़ा वेबिनार टाइप में और हम कंडक्ट करवा सकते हैं। अगर फ्यूचर में सर आपको कभी हो, कभी मतलब नीड्स हो स्टूडेंट्स की, अगर वो कमेंट करते हैं और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मोस्टली अगर रशिया के अंदर जो हमारा पीएचडी और एमएससी मेडिसिन है उसको लेकर अगर और उनको क्लियरिटी कुछ चाहिए, तो हम सर आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कभी आप ऑनलाइन वर्ड में कभी हमारे साथ कनेक्ट हो, मतलब किसी दिन समय निकाल कर। और बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने समराइज वे में मतलब हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाई, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2007 में भी इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी। इवन आज भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो बाहर, एक तो पहली चीज़ तो सबसे मेन जो चीज़ उनको रोक रही है कि हम तो जा ही नहीं सकते, मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना फर्स्ट, और दो सेकंड जो चीज़ है जानकारी, वो जानकारी है लेकिन एक्सेस नहीं करना चाहते, मतलब खुद से, मतलब वो होता है ना कि स्पून फीडिंग चाहिए, सबको डायरेक्टली मिल जाए, बट कहीं ना कहीं अगर खुद से वो करेंगे, वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे, आप जाके कुछ करेंगे स्टूडेंट, तो चीज़ें निकल कर आएगी और अच्छी होगी। सो थैंक यू वंस अगेन सर।